हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आज के सेशन में एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन जो है वो बाकी सारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एनसीएल, असिस्टेंट फोरमैन, एसएससी, जेईई, तो आप हमारे ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। या कोर्स के से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 12 तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कन्वेंशनली इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द कॉइल ट्यूब्स एट इट्स बैक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कैरी चिल्ड वाटर। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो चिल्ड वाटर कैरी नहीं होता है, आप लोग लिखेंगे डोंट कैरी, डू नॉट कैरी चिल्ड वाटर। ओके, बाकी जो ऑप्शन है करेक्ट है। कैरी रेफ्रिजरेंट फ्लूइड यस, रिजेक्ट हीट टू द एटमॉस्फेयर यस, एंड सर्व एज द कंडेंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि एनसीएल का आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो एनसीएल का एग्जाम डिफरेंट पोस्ट के लिए जो आया हुआ था नोटिफिकेशन, पहले रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरा चुका है, तो वो नवंबर से एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीएल वाले। तो एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का एग्जाम दिसंबर तक उम्मीद है हो सकता है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन तेजी से रखिए और अच्छे से करते रहिए, सीरियस रहिए अभी से, क्योंकि एग्जाम आपका ये मान कर चलिए कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन है, प्योर रेफ्रिजरेंट वेपर इज ऑफ्टन फॉर द कंडेंसर इन अ वेपर ऑब्जर्वेशन कूलिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है सी, बाय सप्लाइंग द हीट टू द जनरेटर वेयर अमोनिया गेट्स रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेशन ऑफ वेपर इज कैरिड आउट बाय एन इजेक्टर इन विच ऑफ द फ्लोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है डी, वेपर जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16। मॉडिफाइड पॉलिस्टर इज अ सुटेबल लुब्रिकेंट इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद द रेफ्रिजरेंट। मॉडिफाइड पॉलिस्टर, इसको बोला जाता है, मॉडिफाइड पॉलिस्टर को POE ऑयल भी बोला जाता है। ओके, तो ये पॉलिस्टर ऑयल भी बोला जाता है इसको, और पॉलिस्टर ऑयल जो लिखा ही है, और इसी को बोलेंगे सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। ओके, तो ये रेफ्रिजरेंट किसके, कौन सा रेफ्रिजरेंट है? रेफ्रिजरेंट है R134A। ओके, इसके लिए सूटेबल है, और R410 के लिए सूटेबल है, R410A, एंड कभी कभी R12 के लिए सूटेबल होता है, सम टाइम्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, R134A। अगर R134A नहीं दिया हो ऑप्शन में, R12 हो, तो ये आंसर होगा जब 134A नहीं रहेगा तो। ओके, क्योंकि ये कभी कभी इसके जगह पे यूज होता है, ये सूटेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम एज पर द हीट लोड ऑन द इवापोरेटर। तो उस डिवाइस का नाम है एक्सपांशन वाल्व। राइट ऑप्शन हो जाएगा वी। एक्सपांशन वाल्व को ही बोला जाता है थर्मोस्टेटिक्स। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी लिख कर आ जाता है थर्मोस्टेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल। और वाटर हीटिंग पंप ऑब्स्ट्रक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट। ऑब्स्ट्रक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट, यानी इसका मतलब है Q1 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड 2 किलोवाट ऑफ पावर इनपुट। यानी पावर इनपुट यानी वर्क इनपुट 2 किलोवाट दिया हुआ है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल को पढ़ते ही आपको सबसे पहले डाटा को समझना होता है कि दिया क्या है, उसके बाद देखना है क्या निकालना है। द COP ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। ठीक है, हीट पंप का। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जो हमेशा हम लोग बनाते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो पहले से पढ़ रहे हैं।
ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनता है। बहुत सारा डायग्राम ऐसे बना चुका हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टाइप से मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये है T1, ठीक है, यहाँ पे होगा Q1 और ये होगा Q2 और ये होगा T2। ये वर्क इनपुट यहाँ होगा। ठीक है, तो चलिए COP करना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो डाटा दिया होता है उसी हिसाब से हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है और आंसर निकालना होता है। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2, यानी डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q2 अपॉन वर्क इनपुट। मैं वो भी लिख देता हूँ, COP इक्वल टू डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो हीट पंप है, हीट पंप का डिजायर इफेक्ट क्या होगा, उसका डिजायर क्या होगा, इच्छा क्या होगा, गर्म करना, इसलिए मतलब टेम्परेचर ज़्यादा वाला लेंगे, यानी Q2 को ऊपर लेंगे। ओके, अब देखना ये है कि डिजायर इफेक्ट जो है Q2 है अपन वर्क इनपुट। हमारे पास Q1 दिया गया है, ठीक है, हीट सप्लाई फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 10 किलोवाट। Q2 हमें निकालना है, तो आपको पता है W वर्क इनपुट इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। Q2 इक्वल टू हो जाएगा, ये Q2 माइनस Q1 होगा, क्योंकि हीट जो होगा दूसरे नंबर का ज़्यादा होगा, Q2 माइनस Q1। तो हमें Q2 चाहिए, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा W प्लस Q1। ओके, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे Q2 के जगह पे W प्लस Q1 अपॉन वर्क इनपुट। ओके, तो W जो है वर्क इनपुट है 2 किलोवाट है, प्लस Q1 है 10 अपॉन वर्क इनपुट जो है वो 2 है, यानी क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 हो गया COP। जनरली स्टूडेंट क्या है कि इसको Q1 नहीं समझ के Q2 समझ लेते हैं और डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, 10 अपॉन 2 करते हैं 5 आ जाता है, जो कि रॉन्ग है। ओके, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा B 6। यही चेक करना है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट बोल रहा है, तो Q1 होगा या Q2 होगा, वो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग नाम ही दिया है, यहाँ से ऑब्स्ट्रक्टिंग तो यानी 10 किलोवाट Q1 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेंट हैज। इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम रेफ्रिजरेंट जो होता है वो 3 फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम होता है। क्या होता है, देखिए 3 फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम। ओके, यहाँ पे क्या है, 3 लिक्विड पंप, 1 लिक्विड पंप, 2 लिक्विड पंप। ये लिक्विड पंप नहीं, 3 फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है 3 लिक्विड पंप। थोड़ा सा अगर कोई पढ़ा होगा कोई भी स्टूडेंट तो कंफ्यूज कर पाएगा। ठीक है, ये 3 फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम है इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम। 3 फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे आप। जैसे फर्स्ट होगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया ये डबल M है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, और उसके बाद है वाटर। ये 3 फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम में कोई भी पंप, लिक्विड पंप यूज नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा D, नो लिक्विड पंप। ओके, और जब कोई भी लिक्विड पंप नहीं होता है तो ये जो ऑपरेशन होता है वो होता है नॉइजलेस। तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा या क्वेश्चन पूछा लिया जाएगा कि नॉइजलेस ऑपरेशन किस में होता है, तो इलेक्ट्रोलस सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज प्रेजेंट इन द वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एब्सेंट इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VARS वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है और वेपर कंप्रेशन में नहीं होता है, VCRS में नहीं होता है। इसमें VARS में एक चीज़ होता है जनरेटर। ठीक है, जो कि इसमें जनरेटर जो है नहीं होता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा A, जनरेटर। ओके, बाकी कंप्रेसर, थ्रोटलिंग वाल्व, इवापोरेटर जो है दोनों में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट हैविंग अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। अ मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है उसको बोलते हैं अजियोट्रोपिक मिक्सचर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अजियोट्रोपिक मिक्सचर। अजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है इसको चेंज या अल्टर नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल डिस्टिलेशन, यानी सिंपल डिस्टिलेशन से इसको चेंज या अल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, 2 और मोर लिक्विड मिक्सचर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बेल कोलेमन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशो आरपी इज गिवन बाय। डायरेक्ट इसका फार्मूला याद कर लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ रहा है, यानी होता है डिजायर इफेक्ट ऑफ वन वर्क इनपुट। ठीक है, डिजायर इफेक्ट बेल कोलेमन साइकिल जो है वो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है जिसका डिजायर इफेक्ट होता है एक Q1। डायग्राम इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, Q1 लिख रहा हूँ, और वर्क ऑफ कंप्रेसर माइनस वर्क ऑफ पंप। ओके, आरपी जो दिया हुआ है यहाँ पे प्रेशर रेशियो आरपी वो होता है P2 अपॉन P1 इक्वल टू P3 अपॉन P4 भी बोलते हैं। इसको डायग्राम से आपको समझाता हूँ, यहाँ देखिए ऐसे नहीं समझेगा। ठीक, ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम रहेगा। ओके, 1 2 3 4 ऐसे डायरेक्ट तो इसका फॉर्मूला ही याद करना था, बट थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, समझने में आसान होगा। ये जो होगा PV टू द पावर गामा इक्वल टू C होता है। ठीक है, तो प्रेशर रेशो इक्वल टू होता है P2 अपन P1। अब P2 जो है, देखिए यहाँ पे P2 है प्रेशर, तो P2 इक्वल टू P3 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अगर करेंगे P2 इक्वल टू P3 एक ही लाइन पे है, और P1 के जगह पे P4 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो ये P1 है, ये P4 है, तो P1 इक्वल टू P4। ठीक है, इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं है इसका, मतलब समझने के लिए आपको फार्मूला याद करने के लिए इसकी ज़रूरत खास नहीं है, बट अगर न्यूमेरिकल आता है इस पे तो आपको समझना होगा। बेल कोलेमन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे अगर न्यूमेरिकल आता है, आरपी का वैल्यू दिया है या किसी प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है और आपको COP पूछ रहा है, तो आपको निकालने आना चाहिए। तो इसलिए ये डायग्राम आपको बना दिया। ठीक है, तो COP जो होगा इस फॉर्म में, जो ऑप्शन दिया है उसी फॉर्म में हम लोग बनाएंगे, तो हो जाएगा Q1 होता है 1 अपॉन RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये होता है फार्मूला, जो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा D, 1 अपॉन RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इट्स। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी जो होता है वो लो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लो नहीं होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी मतलब ये डिजायरेबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, हाई मिसिबल विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड लो विस्कोसिटी। ओके, ये तीनों जो है ABC ये डिजायरेबल है, बट डी वाला जो ऑप्शन है लो लेटेंट हीट ये अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल विथ सब कूलिंग इज शोन इन द फिगर अलोंग विथ रेफ्रिजरेंट एंथैल्पी डाटा। ये आपको फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज 5 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट यानी ये क्या है, CPL है। ओके, 5। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ COP ऑफ 10। तो COP इसका निकालना है। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम है सब देखने वाली बात है कि T3 माइनस T3 डैश जो है ये T3 डैश है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें CPL स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट दिया है 5। ओके, ये क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको बताते हैं।
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट या कंप्रेसर वर्क। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4:1 यहाँ होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं H के फॉर्म में H1 माइनस H4, ओके, अपॉन वर्क इनपुट जो है, वर्क इनपुट H2 माइनस H1 होता है। यहाँ पे कंप्रेशन वर्क होता है तो यहीं पे वर्क इनपुट होगा। 2 का वैल्यू ज़्यादा होता है इसलिए 2 पहले लिखते हैं, यहाँ पे 1 का वैल्यू ज़्यादा तो इसलिए 1 पहले लिखते हैं, क्योंकि COP निगेटिव में नहीं आता। और यही फार्मूला है, ठीक है, आप लोग फार्मूला इसको याद भी कर सकते हैं एंथैल्पी के रूप में। H होता है एंथैल्पी, ओके। अब देखिए बात है कि H1 दिया है, H2 दिया है, H3 दिया है, डायग्राम में दिया हुआ है, H3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए H3 इक्वल टू H4 होता है, H3 इक्वल टू H4 होता है, मतलब H3 जो दिया है वही H4 हो जाएगा। लेकिन कब? इसमें नहीं होगा। इसमें बोल रहा कि सब कूलिंग, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है 3 to 3 डैश, तो ये सब कूलिंग हो रहा है। मतलब यहाँ पे H3 इक्वल टू H4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एक्सपांसन होगा इसमें जो होगा इवापोरेटिंग स्टार्ट जो होगा 3 डैश टू 4 होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हमें H3 डैश निकालना होगा, H3 डैश, ओके। तो हम लोग पहले सबसे पहले H3 डैश हम लोग फाइंड करेंगे। तो H3 डैश इक्वल टू होगा H3 माइनस CPL इंटू डेल्टा T, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो H3 हमें दिया हुआ है कितना है, 87 दिया हुआ है, 87 माइनस CPL जो है 5 दिया है, इसीलिए तो दिया गया है 5 इंटू डेल्टा T, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यही तो है चेंज ऑफ टेम्परेचर, T3 माइनस T3 डैश यानी 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको डिग्री सेल्सियस में ही रखेंगे, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 87 माइनस 5 × 5 = 25, तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 किलो जूल पर kg, ओके। तो H3 इक्वल टू H4, यहाँ मैं बता चुका हूँ H3 डैश इक्वल टू H4 होगा इस कंडीशन में। अगर यहाँ सब कूलिंग नहीं होता तो H3 इक्वल टू H4 ही हो जाता, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, H1 की वैल्यू दिया है 220 दिया हुआ है, ओके, 220 माइनस H4 यानी H3 डैश 62 अपॉन H2 माइनस H1 यानी H2 कितना दिया है, 257 माइनस H1 दिया है, कहाँ है H1, 220। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका आंसर आएगा 4.3, ओके। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा C, 4.3। अब देखिए रेफ्रिजरेशन का जितना भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ये सबसे हार्ड न्यूमेरिकल है। इससे हार्ड, इससे ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आता है, आ भी नहीं सकता आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे, बाकी सारा न्यूमेरिकल जो है हो जाएगा। जनरली न्यूमेरिकल जो इस फार्मूला पे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबकूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जो सबकूलिंग होता है वो कहाँ पे होता है, बिफोर कंप्रेशन, बिफोर एक्सपांसन वाल्व, आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर एक्सपांसन वाल्व। तो अभी तो इसके पहले न्यूमेरिकल जो किए वो डायग्राम में देखे थे, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि अगर न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल आप करते हैं ना, तो बेसिक कंसेप्ट जो होता है ऐसे ही क्लियर हो जाता है, और थ्योरी का क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है। फिर से आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ था, ठीक है, इस तरह से कुछ डायग्राम था, ठीक, ऐसे। तो ये 1 होता है, 2 होता है, ठीक, 3 और ये मान लीजिए 4 और ये 5, ठीक। तो 3 to 4 जो होता है वो वही होता है एक्सपांसन वाल्व, ठीक है, एक्सपांसन वाल्व 3 to 4। और 4 to 5 जो होगा, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ये एक्सपांसन वाल्व जो होगा वो 4 to 5 होगा, और 3 to 4 अभी तो बताया था आपको सब कूलिंग है, सब कूलिंग, ठीक है। इसके पहले बताया था 3 to 4 यहाँ सब कूलिंग होता है, और यहाँ 4 to 5
एक्सपांसन वाल्व लगा होता है। तो ये कहाँ है, मतलब सब कूलिंग के बाद, मतलब ये बिफोर द एक्सपांसन वाल्व, ठीक है। एक्सपांसन वाल्व यहाँ है तो सब कूलिंग कहाँ है, इसके पहले है 3 to 4, ओके। और 4 to 5 आपको पता है, 5 to 1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, 1 to 2 कंप्रेशन वर्क है यानी वर्क इनपुट, और 2 to 3 जो होता है यहाँ पे होता है कंडेंसर। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद कर लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या इवापोरेटर, ये इसका यहाँ पे होता है इवापोरेटर, पूछ लेगा इवापोरेटर कहाँ होता है या फिर कंडेंसर कहाँ होता है। तो इस तरीके से डायग्राम से आप लोग को याद रखना होगा। ये टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ R717 इज। तो R717 केमिकल फार्मूला जो होता है अमोनिया का होता है, NH3, ठीक है। और CO2 का होता है R744, ओके। और SO2 के लिए होगा R764। ये 7 के सीरीज में, 700 के सीरीज में है तो इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप SSC JEE का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, केमिकल फार्मूला पूछ रहा है, मतलब आपको सारे केमिकल फार्मूला याद करके जाना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, ये भी आ सकता है, ये भी, या कोई दूसरा भी आ सकता है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन प्लांट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वाटर कूल्ड कंडेंसर नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, ओके। तो सिर्फ नेचुरल कन्वेंशन है, नेचुरल कन्वेक्शन, यही वाटर कूल्ड नहीं है, ये है एयर कूल्ड, एयर कूल्ड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बाकी ट्यूब इन ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर जो है वाटर ट्यूब कंडेंसर है, ये सिर्फ नहीं है एयर कूल कंडेंसर का। एयर कूल कंडेंसर का डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑपरेट होता है हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है तो कंप्रेसर वर्क भी इंक्रीज होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है यानी ऑपरेट होता है, उससे क्या हो जाएगा कि कंप्रेसर वर्क जो होगा, कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो जाएगा। जब कंप्रेसर वर्क इंक्रीज होगा तो COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट मतलब क्या, कंप्रेसर वर्क, ठीक है। तो ये जब बढ़ जाएगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो COP डिक्रीज हो जाएगा, COP डिक्रीज हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए नेचुरल कन्वेक्शन को वैसे जगह जहाँ पे COP हमें अच्छा चाहिए होगा वहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ओके। एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का इसमें से कौन सा कंपोनेंट है, बॉयलर तो नहीं है आपको पता है, नोजल भी नहीं है, टरबाइन भी नहीं है, तो एक्सपांशन वाल्व है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। द कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है R134A, राइट आंसर बी, R134A। क्यों यूज किया जाता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नोट्स में आप लोग लिखते जाएंगे, डज नॉट डिप्लेट ओजोन लेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा एग्जाम में कि कौन सा ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता है, तो R134A, ठीक है। R134A जो है इसको जाना जाता है, लिखेंगे ऑल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है टेट्राफ्लोरोइथेन से भी, किससे, टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला है जो कि आएगा नहीं आपके एग्जाम में, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, CF3CH2F, ओके। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज जानना पड़ेगा। और इसके पहले एक और चीज़ जान जाइए कि ये R134 जो है ये रिप्लेसमेंट है R212 का, रिप्लेसमेंट ऑफ
R12, यानी पहले R12 रेफ्रिजरेंट यूज होता था, उसके जगह पे ये हुआ। ओके, और इसका एडवांटेज है R134 का एडवांटेज हम लोग लिखेंगे, क्यों यूज करते हैं, क्या इसकी खूबी है। एक तो ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और इसका एडवांटेज और है, ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल भी है, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन कोरेजिव भी है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं, तो आपको इतने सारे फायदे आपको याद करना होगा इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इन द अमोनिया वाटर वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट यूज इन। अब इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन में ही आंसर है। अमोनिया वाटर वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो इसमें क्या यूज होगा, अमोनिया ही यूज होगा। तो अमोनिया क्या होता है, NH3, क्या है NH3, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, NH3। NH3 में इसमें क्या हो जाता है, अमोनिया जो है ये रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, और वाटर जो है यानी H2O ये जो है ऑब्जर्वेंट होता है, ऑब्जर्वेंट। तो अमोनिया वाटर वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछ ही रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए NH3। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन ही था RAC से, जो कि 2019 JEE के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता था, बट एक ही शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मतलब इतने छोटे से टॉपिक से 8-10 क्वेश्चन आ जाना, मतलब स्टूडेंट प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, उसके पहले नहीं गए थे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, इतने क्वेश्चन आता नहीं था, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था, न्यूमेरिकल भी आ गया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है और एग्ज़ाम के लिए जाना है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आपको NCL का, SSC JEE या किसी भी एग्जाम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे से न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्यूटलेक एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करके बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।